अध्याय 7। सब मुझसे नफरत करते हैं। ऑरेकल कम से कम इतना तो कर सकती थी, खुद चलकर अटारी तक लौट जाती। इसके बजाय ग्रोवर और मुझे उसे उठाकर ले जाने के लिए चुना गया। मुझे यकीन था ये चुनाव इसलिए नहीं हुआ कि हम सबसे लोकप्रिय थे। सिर संभालना, ग्रोवर ने चेतावनी दी जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धप, मैंने उसका मम्मी बना हुआ चेहरा ट्रैपडोर के फ्रेम से टकरा दिया और धूल उड़ गई। अरे यार, मैंने उसे नीचे रखकर जांच की। कुछ टूटा तो नहीं? मैं कैसे बताऊं, ग्रोवर ने माना। हमने उसे खींचकर ऊपर ले जाकर उसके त्रिपाद वाले स्टूल पर बिठाया, दोनों हाफते पसीने से तर। कौन सोच सकता था कि एक मम्मी इतनी भारी हो सकती है। मुझे लगा वह मुझसे बात नहीं करेगी, और मैं सही निकला। जब हम आखिरकार वहां से बाहर निकले और अटारी का दरवाजा जोर से बंद किया तो मुझे राहत मिली। खैर, ग्रोवर ने कहा, ये घिनौना था। मैं जानता था कि वह मुझे हल्का महसूस कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी बहुत उदास था। पूरा कैंप मुझसे नाराज होगा क्योंकि मैं हंटर्स से खेल हार गया। और फिर ओरेकल की नई भविष्यवाणी भी थी। ऐसा लग रहा था मानो डेल्फी की आत्मा ने मुझे जानबूझकर अलग कर दिया हो। उसने मेरे सवाल को नजरअंदाज कर दिया और आधा मील चलकर जोए से बात करने आई। और उसने एनाबेथ के बारे में कुछ भी नहीं कहा, ना इशारा ना संकेत। कायरन क्या करेंगे? मैंने ग्रोवर से पूछा। काश मुझे पता होता। उसने दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर बर्फ से ढकी पहाड़ियों की ओर देखा। मैं बाहर होना चाहता हूँ। एनाबेथ को खोजने के लिए? वह मुझ पर ध्यान केंद्रित करने में थोड़ा उलझा, फिर वह लाल पड़ गया। ओह हाँ, वो भी, बिल्कुल। क्यों? मैंने पूछा। तुम क्या सोच रहे थे? उसने घबराकर अपने खुर टकराए। बस वही जो मेंटिकॉर ने कहा था, ग्रेट स्ट्रिंग के बारे में। मैं सोच रहा हूँ अगर वो सब प्राचीन शक्तियाँ जाग रही हैं तो शायद शायद उनमें से सब बुरी नहीं हो। तुम पेन की बात कर रहे हो? मुझे थोड़ा स्वार्थी लगा, क्योंकि मैं ग्रोवर के जीवन लक्ष्य को पूरी तरह भूल गया था। प्रकृति के देवता 2000 साल पहले गायब हो गए थे। अफवाह थी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सैटायर इस पर विश्वास नहीं करते थे। वे उन्हें खोजने के लिए सदियों से कोशिश कर रहे थे, और ग्रोवर को पूरा यकीन था कि वही सफल होगा। इस साल कायरन ने सभी सैटायर को आपातकालीन ड्यूटी पर भेज दिया था, हाफ ब्लड्स को ढूंढने के लिए। इसलिए ग्रोवर अपनी खोज जारी नहीं रख पाया। ये उसे पागल बना रहा होगा। मैंने सुराग ठंडा होने दिया है, उसने कहा। मुझे बेचैनी हो रही है, जैसे कोई बहुत जरूरी चीज छूट रही है। वो कहीं बाहर है, मैं बस महसूस कर सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आया क्या कहूँ। मैं उसे प्रोत्साहित करना चाहता था, पर कैसे ये नहीं जानता था। मेरा उत्साह तो पहले ही जंगल में बर्फ के साथ रौंदा जा चुका था, जैसे हमारे कैप्चर द फ्लैग का सपना। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, थालिया सीढ़ियां चढ़कर आई। अब उसने आधिकारिक रूप से मुझसे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन उसने ग्रोवर को देखकर कहा, पर्सी से कहो कि नीचे चले। क्यों? मैंने पूछा। उसने क्या कहा? थालिया ने ग्रोवर से पूछा। उसने पूछा क्यों? डायनोसिस सभी कैबिन लीडर्स की काउंसिल बुला रहे हैं, भविष्यवाणी पर चर्चा करने के लिए, उसने कहा। दुर्भाग्य से उसमें पर्सी भी शामिल है। काउंसिल का आयोजन रिक्रिएशन रूम की पिंग पोंग टेबल के चारों ओर किया गया। डायनोसिस ने हाथ हिलाया और स्नैक्स आ गए, चीज विज, क्रैकर्स और कई बोतलें रेड वाइन। फिर कायरन ने उन्हें याद दिलाई कि वाइन उन पर प्रतिबंधित थी और हम में से ज्यादातर नाबालिग थे। मिस्टर डी ने आह भरी, उंगलियां चटकाई और वाइन डाइट कोक में बदल गई। कोई उसे नहीं पी रहा था। मिस्टर डी और कायरन टेबल के एक छोर पर बैठे। जोई और ब्यांका डी एंजेलो, जो अब किसी हद तक जोई की निजी सहायक बन गई थी, दूसरे छोर पर। थालिया, ग्रोवर और मैं दाईं ओर बैठे, और अन्य हेड काउंसलर बेकेनडॉर्फ, सिलेना ब्यूरेगार्ड और स्टोल ब्रदर्स बाईं ओर। एरिस के बच्चों को भी एक प्रतिनिधि भेजना था, लेकिन कैप्चर द फ्लैग के दौरान संयोगवश उनकी हड्डियां टूट गई थी, हंटर्स की मेहरबानी से। वे अब चिकित्सालय में आराम कर रहे थे। मीटिंग की शुरुआत जोई ने सकारात्मक अंदाज में की। ये सब बेकार है। चीज विज, ग्रोवर हाँफ उठा। वह क्रैकर्स और पिंग पोंग गेंदे उठाकर उन पर टॉपिंग छिड़कने लगा। बात करने का समय नहीं है, जोई ने जारी रखा। हमारी देवी को हमारी जरूरत है। हंटर्स को तुरंत निकलना होगा। और कहाँ? कायरन ने पूछा। पश्चिम।
बियांका ने कहा। मैं हैरान था कि केवल कुछ दिनों में वह कितनी बदल गई थी। अब उसके काले बाल जोई की तरह गुद गए थे, जिससे उसका चेहरा साफ दिखाई देता था। उसकी नाक पर झाइयां बिखरी थीं और उसकी गहरी आंखें मुझे किसी मशहूर इंसान की याद दिला रही थीं, पर मैं सोच नहीं पाया कि कौन। वह मजबूत लग रही थी और उसकी त्वचा हल्की सी चमक रही थी, जैसे अन्य हंटर्स की, मानो वह तरल चांदनी में स्नान कर रही हो। तुमने भविष्यवाणी सुनी, उसने कहा। 5 पश्चिम को जाएंगे बंधी देवी के पास। हम 5 हंटर्स जा सकते हैं। हाँ, सोए ने सहमति जताई। आर्टेमिस को बंधक बनाया गया है, हमें उन्हें ढूंढना और मुक्त कराना होगा। तुम हमेशा की तरह कुछ भूल रही हो, थालिया ने कहा। कैंपर्स और हंटर्स मिलकर जीतेंगे, हमें ये साथ करना है। नहीं, जोई बोली, हंटर्स को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। थालिया ने आंखें घुमाई। छोड़ो, मुझे डर है कि भविष्यवाणी कहती है कि तुम्हें हमारी मदद चाहिए, कैरॉन ने कहा। कैंपर्स और हंटर्स को सहयोग करना होगा। वाकई, मिस्टर डी ने सोचा, अपनी डाइट कोक को सूंघते हुए, मानो उसमें बढ़िया सुगंध हो। एक खो जाएगा, एक मरेगा। काफी डरावना लगता है ना? अगर तुम सहयोग करने की कोशिश करके असफल हो गए तो? मिस्टर डी, कैरॉन ने गहरी सांस ली। सभी आदर सहित आप किस पक्ष में हैं? डायनोसिस ने भौहें उठाई। सॉरी मेरे प्रिय सेंटोर, बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। हमें साथ काम करना है, थालिया ने जिद की। मुझे भी ये पसंद नहीं जोई, लेकिन तुम भविष्यवाणियों को जानती हो, तुम उनके खिलाफ लड़ना चाहती हो। जोई ने मुंह बनाया, लेकिन मुझे पता था कि थालिया ने सही तर्क दिया था। हमें देर नहीं करनी चाहिए, कैरॉन ने चेताया। आज रविवार है, इसी शुक्रवार 21 दिसंबर शीत संक्रांति है। ओह, खुशी की बात है, डायनोसिस बुदबुदाए। एक और बोरिंग वार्षिक मीटिंग। आर्टेमिस को संक्रांति पर उपस्थित होना ही होगा, जोई ने कहा। वह पारिषद में सबसे मुखर रही हैं, क्रोनोस के अनुचरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए। अगर वह अनुपस्थित रही तो देवता कुछ भी तय नहीं करेंगे। हम युद्ध की तैयारी का एक और साल खो देंगे। क्या तुम कह रही हो कि देवताओं को साथ काम करने में मुश्किल होती है, कन्या? डायनोसिस ने पूछा। हाँ प्रभु डायनोसिस, मिस्टर डी ने सिर हिलाया। बस पूछ रहा था। तुम सही हो, निश्चित ही, जारी रखो। मुझे जोए से सहमत होना पड़ेगा, कायरॉन ने कहा। संक्रांत पारिषद में आर्टेमस की उपस्थिति अति आवश्यक है। हमारे पास उन्हें ढूंढने के लिए केवल 1 हफ्ता है, और शायद उससे भी महत्वपूर्ण उस दानव का पता लगाना जिसका वह शिकार कर रही थी। अब हमें तय करना होगा कि इस खोज पर कौन जाएगा। 3 और 2, मैंने कहा। सबने मेरी ओर देखा, यहाँ तक कि थालिया ने भी मुझे नजरअंदाज करना छोड़ दिया। हमें 5 चाहिए, मैंने कहा, थोड़ा असहज महसूस करते हुए। 3 हंटर्स, 2 कैंप हाफ ब्लड से, ये बिल्कुल न्याय संगत है। थालिया और जोई ने एक दूसरे की ओर देखा। तो, थालिया ने कहा, इसमें तर्क है, जोई बड़बड़ाई। मैं चाहूंगी कि सारी शिकारी साथ जाएं, हमें संख्या की ताकत की जरूरत होगी। तुम्हें देवी के मार्ग का अनुसरण करना होगा, कायरॉन ने याद दिलाया। तेजी से चलते हुए, निस्संदेह आर्टेमिस ने उस दुर्लभ दैत्य की गंध का पीछा किया होगा। जैसे जैसे वह पश्चिम की ओर बढ़ी, तुम्हें भी वही करना होगा। भविष्यवाणी साफ थी, ओलंपस का अभिशाप मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी स्वामिनी क्या कहती? बहुत सारे शिकारी गंध बिगाड़ देते हैं, एक छोटा दल ही श्रेष्ठ होगा। सोए ने पिंग पोंग का पैडल उठाया और उसे ऐसे देखा जैसे तय कर रही हो कि पहले किसे मारना है। ये दैत्य, ओलंपस का अभिशाप। मैं कई वर्षों से देवी आर्टेमिस के साथ शिकार कर रही हूँ, फिर भी मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये प्राणी कौन हो सकता है। सबकी नजर डायनोसिस पर गई, शायद इसीलिए कि वह वहां मौजूद एकमात्र देवता थे, और देवताओं को सब पता होना चाहिए। वे एक वाइन मैगजीन पलट रहे थे, लेकिन जब सब चुप हो गए तो उन्होंने ऊपर देखा। अरे मुझे मत देखो, मैं तो नया देवता हूँ, याद है? उन पुराने दैत्यों और धूल भरे टाइटन्स का हिसाब नहीं रखता। वे तो भयानक बोरिंग पार्टी टॉपिक बनाते हैं। कायरॉन, मैंने पूछा, आपको कोई अंदाजा नहीं है इस दैत्य का? कायरॉन ने होठ दबाए। कई विचार हैं, लेकिन कोई अच्छे नहीं, और कोई पूरी तरह मेल भी नहीं खाता। जैसे टाइफन, वह सचमुच ओलंपस का अभिशाप था, या समुद्री दैत्य केटोस। लेकिन अगर इनमें से कोई जाग रहा होगा तो हमें मालूम होता। वे गगनचुंबी आकार के महासागरीय राक्षस हैं। तुम्हारे पिता पोसाइडन अब तक चेतावनी दे चुके होते,
मुझे डर है ये दैत्य और भी चालाक है, शायद और भी शक्तिशाली। ये तो तुम लोगों के लिए खतरनाक मामला लग रहा है, कॉर्नर स्टॉल ने कहा। मुझे अच्छा लगा कि उसने तुम कहा, हम नहीं। लगता है 5 में से कम 2 मरेंगे। एक बिना बारिश की भूमि में खो जाएगा, बैकेंडॉर्फ ने कहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो रेगिस्तान से दूर ही रहता, सभी ने सहमति में बड़बड़ाया। और टाइटन का श्राप किसी एक को सहना होगा, सिलेना ने कहा। इसका क्या मतलब हो सकता है? मैंने देखा। कायरॉन और जोए ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा, मगर वे जो सोच रहे थे वह नहीं बताया। एक माता पिता के हाथों मरेगा, ग्रोवर ने कहा, चीज वेज और पिंग पोंग गेंदों के बीच। ये कैसे हो सकता है? कौन सा माता पिता अपने बच्चे को मारेगा? मेज पर भारी सन्नाटा छा गया। मैंने थालिया की ओर देखा और सोचा, क्या वह भी वही सोच रही थी जो मैं? सालों पहले कायरॉन ने एक भविष्यवाणी की थी कि बिग थ्री, जियस, पोसाइडन या हेडीज का अगला 16 वर्षीय बच्चा देवताओं को हमेशा के लिए बचाएगा या नष्ट करेगा। इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बिग थ्री ने शपथ ली थी कि वे और बच्चे पैदा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी थालिया और मैं जन्मे, और अब हम दोनों ही 16 के करीब थे। मुझे पिछले साल एनाबेथ से हुई बात याद आई। मैंने उससे पूछा था, अगर मैं इतना खतरनाक हूं तो देवता मुझे मार क्यों नहीं देते? कुछ देवता मारना चाहते हैं, उसने कहा था, लेकिन वे पोसाइडन को नाराज करने से डरते हैं। क्या कोई ओलंपियन माता पिता अपने अर्धदेव संतान के खिलाफ हो सकता है? क्या कभी आसान होता उन्हें मर जाने देना? अगर किसी को इसकी चिंता करनी चाहिए थी तो वो थालिया और मैं थे। मैंने सोचा शायद मुझे पोसाइडन को फादर्स डे पर वह सी शेल पैटर्न वाली टाई भेजनी चाहिए थी। मृत्यु तो होगी, कायरॉन ने तय किया। ये हमें पक्का पता है। वाह, क्या मजेदार बात है, डायनासिस ने कहा। सबने उनकी ओर देखा। वह मासूमियत से अपनी मैगजीन के ऊपर से झांके। पिनोट नॉयर फिर से फैशन में आ रहा है, मेरी ओर ध्यान मत दो। पर्सी सही कहता है, सिलेना ब्यूरेगार्ड ने कहा। 2 कैंपर जाने चाहिए। ओह, समझ गई, सोए ने ताना मारा। और तुम खुद को पेश कर रही हो, शायद। सिलेना लाल पड़ गई। मैं तो हंटर्स के साथ कहीं नहीं जा रही, मेरी ओर मत देखो। एफ्रोडाइटी की बेटी नजरें नहीं चाहती, जोए ने तंज कसा। तुम्हारी माँ क्या कहेंगी? सिलेना उठने ही वाली थी कि स्टॉल भाइयों ने उसे पीछे खींच लिया। बस करो, बैकेंडॉर्फ ने कहा। उसकी भारी आवाज से सब शांत हो गए। हंटर्स से शुरू करें। तुम्हारे 3 कौन होंगे? जोए खड़ी हुई। मैं जाऊंगी, निश्चित रूप से, और मैं फीवी को लूंगी। वह हमारी सर्वश्रेष्ठ ट्रैकर है। वो बड़ी लड़की जो लोगों के सिर पर मारना पसंद करती है? ट्रेविस स्टॉल ने सावधानी से पूछा। जोए ने सिर हिलाया। जिसने मेरे हेलमेट में तीर मारा था, कॉनर ने जोड़ा। हाँ, सोए झल्लाई। क्यों? कुछ नहीं, ट्रेविस ने कहा। बस हमारे पास उसके लिए कैंप स्टोर से एक टी शर्ट है। उसने एक बड़ी चांदी की टी शर्ट दिखाई जिस पर लिखा था, आर्टेमिस द मून गॉडेस हंटिंग टूर 2002। नीचे नेशनल पार्क्स की लंबी सूची थी। ये कलेक्टर आइटम है, वह ऐसे देख रही थी। तुम उसे देना चाहोगी? मुझे पता था स्टॉल भाई कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वे हमेशा करते हैं, मगर शायद जोए उन्हें इतना नहीं जानती थी। उसने बस आह भरी और टी शर्ट ले ली। जैसा मैं कह रही थी, मैं फीवी को लूंगी, और मैं चाहती हूँ कि बियांका भी जाए। बियांका हैरान रह गई। मैं? लेकिन मैं तो बिल्कुल नई हूँ, मैं कोई काम की नहीं रहूंगी। तुम ठीक रहोगी, जोए ने जोर दिया। अपने आप को साबित करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। बियांका चुप हो गई। मुझे उस पर दया आई। मुझे याद आया जब मैं पहली बार 12 साल की उम्र में अभियान पर गया था। मैं पूरी तरह असमर्थ महसूस कर रहा था, थोड़ा सम्मानित, मगर ज्यादा नाराज और डरा हुआ। मुझे लगा बियांका भी यही सब सोच रही होगी। और कैंपर? कायरॉन ने पूछा। उसकी नजरें मुझसे मिली, लेकिन क्या वह सोच रहे थे कि मैं नहीं समझ पाया? मैं? ग्रोवर तुरंत खड़ा हो गया और पिंग पोंग टेबल से टकरा गया। उसने अपने कपड़ों से टुकड़े झाड़े। आर्टेमिस की मदद के लिए कुछ भी। सोए ने नाक सिकोड़ी। नहीं सैटायर, तुम तो अर्धदेव भी नहीं हो। लेकिन वह कैंपर है, थालिया ने कहा, और उसके पास सैटायर की इंद्रियां और वन जादू है। ग्रोवर, क्या तुम ट्रैकर का गीत बजा सकते हो? बिल्कुल, सोए झिझकी। मुझे नहीं पता कि ट्रैकर का गीत क्या था, मगर जोए को अच्छा लगा। ठीक है, जोए बोली। और दूसरा कैंपर? मैं जाऊंगी। हालिया खड़ी हो गई और सबको चुनौतीपूर्ण नजरों से देखा।
अब हो सकता है मेरी गणित अच्छी ना हो, लेकिन मुझे अचानक एहसास हुआ कि 5 पूरे हो गए थे और मैं उस दल में नहीं था। अरे, जरा ठहरो, मैंने कहा। मैं भी जाना चाहता हूँ। थालिया चुप रही। कैरॉन अब भी मुझे देख रहे थे, आंखों में उदासी। ओह, ग्रोवर ने कहा, अचानक समस्या समझते हुए। हाँ, मैं भूल गया, पर्सी को जाना ही होगा। मेरा मतलब नहीं था। मैं रह जाता हूँ, पर्सी मेरी जगह जाए। वह नहीं जा सकता, सोए बोली। वह लड़का है। मैं शिकारियों के साथ किसी लड़के को नहीं ले जाऊंगी। तुम मेरे साथ यात्रा कर चुकी हो, मैंने याद दिलाया। वह तो एक आपातकाल था और देवी ने आदेश दिया था। मैं देश पार कर खतरों का सामना किसी लड़के के साथ नहीं करूंगी। तो ग्रोवर का क्या, मैंने पूछा। जोए ने सिर हिलाया। वह गिनती में नहीं आता। वह सैटायर है, तकनीकी रूप से लड़का नहीं। अरे, ग्रोवर ने विरोध किया। मुझे जाना ही होगा, मैंने कहा। मुझे इस अभियान का हिस्सा बनना है। क्यों, सोए ने पूछा। क्योंकि तुम्हारी मित्र एनाबेथ। मेरा चेहरा लाल पड़ गया। मुझे नफरत थी कि सब मुझे घूर रहे थे। नहीं, मेरा मतलब आंशिक रूप से। बस मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। कोई भी मेरे समर्थन में नहीं बोला। मिस्टर डी ऊब चुके थे, लेकिन अब भी अपनी मैगजीन पढ़ रहे थे। सेलेना, स्टॉल भाई और बैकेंडॉर्फ मेज पर घूर रहे थे। बियांका ने मुझे दया भरी नजर से देखा। नहीं, जोए ने सपाट स्वर में कहा। मैं इस पर जोर देती हूँ। अगर जरूरत हुई तो मैं एक सटायर को साथ ले सकती हूँ, लेकिन किसी पुरुष नायक को नहीं। कायरॉन ने आह भरी। ये खोज आर्टेमिस के लिए है। शिकारियों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने साथियों को मंजूरी दें। मैं बैठा ही रहा। मेरे कानों में गूंज हो रही थी। मुझे पता था कि ग्रोवर और बाकी कुछ लोग मुझे सहानुभूति से देख रहे थे, लेकिन मैं उनकी आंखों से आंखें नहीं मिला पाया। मैं बस बैठा रहा, जबकि कायरॉन ने पारिषद का समापन किया। तो ठीक है, उन्होंने कहा। थालिया और ग्रोवर, जोए, बियांका और फीबी के साथ जाएंगे। तुम लोग सुबह होते ही निकलोगे। और देवता, उन्होंने डायनासिस की ओर देखा, हम आशा करते हैं कि उपस्थित देवता भी तुम्हारे साथ हों। उस रात मैं डिनर के लिए नहीं पहुंचा, जो एक गलती थी, क्योंकि कायरॉन और ग्रोवर मुझे ढूंढते हुए आए। पर्सी, मुझे बहुत अफसोस है, ग्रोवर ने कहा, जब वह मेरे बंक पर मेरे पास बैठ गया। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में। वह सुबकने लगा और मुझे लगा कि अगर मैंने उसे खुश नहीं किया तो वे या तो जोर जोर से रोने लगेगा या फिर मेरा गद्दा चबाना चालू कर देगा। जब भी वह परेशान होता है, निर्जीव चीजें खाना शुरू कर देता है। कोई बात नहीं, मैंने झूठ बोला। सच में सब ठीक है। ग्रोवर का निचला होठ कांप रहा था। मैंने मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो बस आर्टेमिस की मदद करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं हर जगह एनाबेथ को ढूंढूंगा। अगर मैं उसे पा सका तो जरूर लाऊंगा। मैंने सिर हिलाया और अपने सीने में खुलते जा रहे खालीपन को नजरअंदाज करने की कोशिश की। ग्रोवर, कायरॉन ने कहा, शायद तुम मुझे पर्सी से अकेले में बात करने दोगे। जरूर, उसने सुड़कते हुए कहा। कायरॉन रुके रहे। ओह, ग्रोवर बोला, मतलब अकेले? हाँ हाँ कायरॉन। उसने मुझे उदासी से देखा। देखो ना, किसी को बकरी की जरूरत नहीं। वह दरवाजे से बाहर निकल गया, अपनी आस्तीन से नाक पोंछते हुए। कायरॉन ने आह भरी और अपने घोड़े वाले पैरों पर झुक गए। पर्सी, मैं भविष्यवाणियों को समझने का दावा नहीं करता। हाँ, मैंने कहा। खैर, शायद इसलिए कि उनका कोई मतलब ही नहीं होता। कायरॉन ने कमरे के कोने में बह रहे खारे पानी के झरने की ओर देखा। थालिया मेरी पहली पसंद नहीं होती इस खोज पर जाने के लिए। वह बहुत उतावली है, बिना सोचे काम करती है, खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है। क्या आपने मुझे चुना होता? साफ कहूं तो नहीं, उन्होंने कहा। तुम और थालिया एक जैसे हो। धन्यवाद, मैंने बुदबुदाया। वह मुस्कुराए। फर्क ये है कि तुम थालिया जितने आत्मविश्वासी नहीं हो। ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, लेकिन एक बात कह सकता हूँ, तुम दोनों साथ में एक खतरनाक जोड़ी साबित होते। हम संभाल लेते, मैंने कहा। जैसे तुमने आज शाम झरने के पास संभाला। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह सही थे। शायद यही बेहतर है, कायरॉन ने सोचा। तुम छुट्टियों में अपनी माँ के पास घर जा सकते हो। अगर हमें तुम्हारी जरूरत हुई तो बुला लेंगे। हाँ, मैंने कहा। शायद। मैंने रिपटाइड अपनी जेब से निकाली
और नाइट स्टैंड पर रख दी। लगता था कि अब मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ क्रिसमस कार्ड लिखने के लिए ही करूंगा। जब कायरॉन की नज़र उस कलम पर पड़ी तो उन्होंने बाहें सिकोड़ ली। कोई आश्चर्य नहीं कि ज़ोए तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, खासकर जब तक तुम्हारे पास ये विशेष हथियार है। मैं समझ नहीं पाया। फिर मुझे याद आया जो उन्होंने बहुत पहले बताया था, जब उन्होंने ये जादुई तलवार मुझे दी थी। इसका एक लंबा और दुखद इतिहास है जिसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं। मैं उनसे इसके बारे में पूछना चाहता था, लेकिन तभी उन्होंने अपने थैले से एक सुनहरा ड्रैकमा निकाला और मेरी ओर फेंक दिया। अपनी माँ को कॉल करो पर्सी, उन्हें बता दो कि तुम सुबह घर लौट रहे हो। और जहाँ तक मेरी राय है, मैं खुद इस खोज के लिए स्वयं सेवक बन जाता अगर अंतिम पंक्ति ना होती। एक का अंत माता पिता के हाथों होगा। हाँ, पूछने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कायरॉन के पिता क्रोनोस थे, वही दुष्ट टाइटन स्वामी। ये पंक्ति बिल्कुल सही बैठती अगर कायरॉन इस खोज पर जाते। क्रोनोस किसी की परवाह नहीं करता था, यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी नहीं। कायरॉन, मैंने कहा, आप जानते हैं ना कि ये टाइटन का श्राप क्या है? उनका चेहरा गहरा हो गया। उन्होंने अपने दिल पर पंजा बनाकर बाहर की ओर धकेला। बुराई से बचने का प्राचीन इशारा। आशा करते हैं कि भविष्यवाणी का मतलब वैसा ना हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। अब शुभ रात्रि पर्सी, और तुम्हारा समय आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। उन्होंने तुम्हारा समय वैसे कहा जैसे लोग तुम्हारी मौत के लिए कहते हैं। मुझे नहीं पता था कि कायरॉन का वही मतलब था या नहीं, लेकिन उनकी आंखों की झलक देखकर मैं पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं खारे पानी के झरने के पास खड़ा था, हाथ में कायरॉन का सिक्का मसलते हुए, और सोच रहा था कि माँ से क्या कहूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि एक और बड़ा मुझे ये कहे कि कुछ मत करना ही सबसे बड़ा काम है, लेकिन मैंने सोचा माँ को खबर मिलनी चाहिए। आखिरकार मैंने गहरी सांस ली और सिक्का फेंका। हे देवी, मेरी भेंट स्वीकार करो। धुंध चमक उठी। बाथरूम से आती रोशनी ने एक हल्का इंद्रधनुष बना दिया। सैली जैक्सन को दिखाओ, मैंने कहा। अपर ईस्ट साइड, मैनहैटन। और धुंध में जो दृश्य मैंने देखा उसकी उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ रसोई की मेज पर किसी आदमी के साथ बैठी थी। वे दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। उनके बीच मोटी मोटी किताबों का ढेर था। वह आदमी शायद 30-32 साल का रहा होगा। नमक मिर्च रंग के बाल और भूरे रंग की जैकेट पहने, काले टी शर्ट के ऊपर। वह किसी अभिनेता जैसा लग रहा था, जैसे टीवी पर कोई अंडरकवर पुलिस वाला निभाता है। मैं इतना स्तब्ध था कि कुछ कह ही नहीं पाया, और सौभाग्य से माँ और वह आदमी इतने हंसी मजाक में लगे थे कि मेरे आयरिस संदेश पर ध्यान ही नहीं दिया। वह आदमी बोला, सैली, तुम तो कमाल की हो, थोड़ी और वाइन लोगी? अरे, मुझे नहीं लेनी चाहिए, तुम लो अगर चाहो। असल में मुझे तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल करना चाहिए, जा सकता हूँ? हॉल के उस तरफ, माँ ने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहा। वह मुस्कुराया और उठकर चला गया। माँ, मैंने कहा। वह इतनी चौंकी कि उनकी किताबें लगभग मेज से गिर गईं। आखिरकार उन्होंने ध्यान मुझ पर दिया। पर्सी, ओह बेटा, सब ठीक है? आप क्या कर रही हैं? मैंने पूछा। उन्होंने पलकें झपकाई। होमवर्क। फिर जैसे ही उन्होंने मेरे चेहरे का भाव समझा, बोली, ओ बेटा, ये बस पॉल है। मिस्टर ब्लोफिस, वह मेरी राइटिंग सेमिनार में है। मिस्टर ब्लोफिश? ब्लोफिश, वह अभी लौटेंगे पर्सी। बताओ क्या हुआ? माँ हमेशा समझ जाती थी जब कुछ गलत होता था। मैंने उन्हें एनाबेथ के बारे में बताया, बाकी बातें भी, लेकिन सब मुख्यतः उसी तक आकर टिक गईं। माँ की आंखें भीग गईं। मुझे साफ लगा कि वह मेरे लिए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। ओह पर्सी। हाँ, तो वे कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। लगता है मैं घर ही लौट रहा हूँ। उन्होंने अपनी पेंसिल को उंगलियों में घुमाया। पर्सी, जितना मैं चाहती हूँ कि तुम घर आओ, उन्होंने ऐसे आह भरी जैसे खुद से नाराज हो, जितना मैं चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, मैं चाहती हूँ तुम ये समझो, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सही लगे। मैंने उन्हें घूरा। मतलब क्या तुम सच में दिल से मानते हो कि तुम्हें उसे बचाने में मदद करनी चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है? क्या मैं तुम्हारे बारे में एक बात जानती हूँ पर्सी? तुम्हारा दिल हमेशा सही जगह पर होता है, उसकी सुनो। आप आप मुझे जाने के लिए कह रही हैं? माँ ने होठ भींचे। मैं ये कह रही हूँ कि तुम इतने बड़े हो रहे हो कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि क्या करना है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे तुम्हारा फैसला खतरनाक ही क्यों ना हो।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये कह रही हूँ। माँ, हमारे अपार्टमेंट के बाथरूम से फ्लश की आवाज आई। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, माँ बोली। पर्सी, चाहे तुम जो भी तय करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि तुम एनाबेथ के लिए वही करोगी जो सबसे अच्छा है। आपको इतना यकीन कैसे है? क्योंकि वह तुम्हारे लिए भी वही करती। और इसके साथ ही माँ ने अपना हाथ धुंध पर फेरा और संदेश कटा, मुझे उनके नए दोस्त मिस्टर ब्लॉफिश की मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ छोड़ते हुए। मुझे याद नहीं मैं कब सो गया, लेकिन मुझे सपना याद है। मैं फिर उसी उजाड़ गुफा में था। छत भारी और नीची थी। एनाबेथ घुटनों के बल झुकी हुई थी। उसके ऊपर अंधेरी चट्टानों का बोझ था। वह इतनी थकी हुई थी कि पुकार भी नहीं पा रही थी। उसके पैर कांप रहे थे। मुझे यकीन था कि किसी भी पल उसकी ताकत जवाब दे देगी और गुफा की छत उस पर गिर पड़ेगी। हमारी नश्वर मेहमान कैसी है? एक गहरी आवाज गूंजी। वह क्रोनोस नहीं था। क्रोनोस की आवाज खुरदुरी और धात्विक थी, जैसे पत्थर पर चाकू रगड़ा जा रहा हो। मैंने उसे पहले भी कई बार सपनों में सुना था, लेकिन यह आवाज कई अधिक गहरी और नीची थी, जैसे बांस गिटार की गूंज। इसकी ताकत से जमीन हिल रही थी। अंधेरे से ल्यूक बाहर आया। वह एनाबेथ की ओर भागा, उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और फिर परछाइयों में खड़े आदमी की ओर देखा। वह कमजोर पड़ रही है, हमें जल्दी करनी होगी। पाखंडी, जैसे उसे सच में एनाबेथ की परवाह हो। गहरी आवाज हंसी। वह किसी परछाई में खड़े व्यक्ति की थी, मेरे सपने की सीमा पर। फिर एक भारी हाथ ने किसी को आगे धकेला। आर्टेमिस। उसके हाथ और पैर स्वर्गीय कांस्य की जंजीरों में बंधे हुए। मैंने हाँफते हुए सांस खींची। उसकी चांदी की पोशाक फटी हुई थी। उसके चेहरे और हाथों पर कई कट थे और इनसे एक और देवताओं का सुनहरा रक्त बह रहा था। तुमने लड़के की बात सुनी? छाया में छिपे आदमी ने कहा। निर्णय करो। आर्टेमिस की आंखें गुस्से से चमकी। पता नहीं उसने अपनी इच्छा से उन जंजीरों को क्यों नहीं तोड़ा या गायब क्यों नहीं हो गई, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पा रही थी। शायद इन जंजीरों का कोई जादू था, या इस अंधेरी भयानक जगह की कोई शक्ति। देवी ने एनाबेथ को देखा और उसके चेहरे पर चिंता और आक्रोश झलक आया। कैसी हिम्मत हुई तुम्हारी एक कन्या को इस तरह यातना देने की? वह जल्दी ही मर जाएगी, ल्यूक ने कहा। तुम उसे बचा सकती हो? एनाबेथ ने कमजोर सी आवाज निकाली। मेरा दिल मरोड़ खा गया। मैं उसकी ओर दौड़ना चाहता था, लेकिन हिल भी ना सका। मेरे हाथ खोलो, आर्टेमिस ने कहा। ल्यूक ने अपनी तलवार बैकपाइटर निकाली। एक ही वार में उसने देवी की हथकड़ियां तोड़ दी। आर्टेमिस एनाबेथ के पास भागी और उसके कंधों से बोझ हटा दिया। एनाबेथ जमीन पर ढह गई और कांपते हुए पड़ी रही। आर्टेमिस लड़खड़ाई, उस काले पत्थर के बोझ को संभालने की कोशिश करते हुए। छाया में खड़े आदमी ने हंसकर कहा, तुम उतनी ही अनुमानित हो जितनी आसानी से हराई गई थी, आर्टेमिस। तुमने मुझे चौंकाया, देवी ने बोझ संभालते हुए कहा। ऐसा दोबारा नहीं होगा। वास्तव में नहीं होगा, उस आदमी ने कहा। अब तुम हमेशा अगले रास्ते से हट गई हो। मुझे पता था तुम एक कन्या की मदद करने से खुद को रोक नहीं पाओगी। यही तुम्हारी विशेषता है, मेरी प्रिय। आर्टेमिस करहा उठी। तुम दया के बारे में कुछ नहीं जानते, दुष्ट। इस पर आदमी ने कहा, हम सहमत हो सकते हैं। ल्यूक, अब तुम लड़की को मार सकते हो। नहीं, आर्टेमिस चिल्लाई। ल्यूक हिचकिचाया। वह अभी भी उपयोगी हो सकती है, स्वामी। और चारा? हाँ, सच में तुम ऐसा मानते हो? हाँ जनरल, वे उसके लिए जरूर आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। आदमी ने सोचा। तो ड्राइके नाई उसके यहाँ पहरा देंगे। अगर वह अपनी चोटों से नहीं मरी तो तुम उसे शीत संक्रांत तक जीवित रख सकते हो। उसके बाद अगर हमारा बलिदान योजना के अनुसार हुआ तो उसका जीवन निरर्थक होगा। सभी नश्वर जीवन निरर्थक होंगे। ल्यूक ने एनाबेथ के ढीले शरीर को उठाया और देवी से दूर ले गया। तुम वह दानव कभी नहीं ढूंढ पाओगे जिसे तुम खोज रहे हो, आर्टेमिस ने कहा। तुम्हारी योजना असफल होगी। तुम कितना कम जानती हो, युवा देवी, छाया में खड़े आदमी ने कहा। इसी क्षण तुम्हारी प्रिय सहेलियां तुम्हें खोजने के लिए अपना अभियान शुरू कर चुकी हैं। वे सीधे मेरे जाल में फंसेंगी। और अब अगर तुम अनुमति दो, हमें लंबी यात्रा पर जाना है। हमें तुम्हारे शिकारी दल से मिलना है और ये सुनिश्चित करना है कि उनका अभियान कठिन हो। इस आदमी की हंसी अंधेरे में गूंजी, जमीन को इतना हिलाते हुए कि लगा पूरी गुफा की छत गिर जाएगी। मैं झटके से जागा।
मुझे पूरा यकीन था कि मैंने कोई तेज धमाका सुना। मैंने चारों ओर देखा। बाहर अंधेरा था। खारा झरना अब भी बुलबुला रहा था। बस जंगल में एक उल्लू की हूट और समुद्र की दूर से आती आवाज। चांदनी में मेरी मेज पर एनाबेथ की न्यूयॉर्क यांकीज टोपी रखी थी। मैं उसे घूरी रहा था कि धम धम कोई या कुछ मेरे दरवाजे पर जोर से चोट कर रहा था। मैंने रिपटाइड उठाई और बिस्तर से बाहर निकला। कौन है? मैंने पुकारा। ठक ठक। मैं धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा। मैंने तलवार खोली और दरवाजा झटके से खोला और खुद को एक काले पंखों वाले पेगासस के सामने पाया। अरे बॉस! उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी जब वह तलवार से पीछे हटा। मैं घोड़े का कबाब नहीं बनना चाहता। उसके काले पंख फैल गए और हवा के झोंके ने मुझे पीछे धकेल दिया। ब्लैक जैक, मैंने कहा, राहत की सांस लेते हुए लेकिन थोड़ा झुंझलाकर। ये आधी रात है, ब्लैक जैक फुफकारा। ऐसा नहीं है बॉस, सुबह के 5 बज चुके हैं। अब भी क्यों सो रहे हो? मैंने कितनी बार कहा है मुझे बॉस मत कहो। जैसा तुम कहो बॉस, तुम ही आदमी हो, मेरे नंबर 1 हो। मैंने आंखें मलने की कोशिश की कि पेगासस मेरे विचार न पढ़ सके। यही समस्या थी पोसाइडन का बेटा होने की। चूंकि उन्होंने समुद्री झाग से घोड़े बनाए थे, मैं लगभग हर घोड़े जैसे जीव की भाषा समझ सकता था, और वे मेरी भी। ब्लैक जैक जैसे कुछ तो मुझे अपना मालिक मान बैठे थे। देखो, पिछले ग्रीष्म में ब्लैक जैक ल्यूक के जहाज पर बंदी था, जब तक हमने एक हलचल पैदा कर उसे भागने का मौका नहीं दिया। मेरा उसमें बहुत कम हाथ था, सचमुच, लेकिन ब्लैक जैक मानता था कि मैंने उसकी जान बचाई थी। ब्लैक जैक, मैंने कहा, तुम्हें अस्तबल में रहना चाहिए। मैं अस्तबल? तुमने कभी कायरोन को अस्तबल में देखा है? खैर नहीं, बस वही। सुनो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, एक और छोटे समुद्री दोस्त के लिए। फिर से? हाँ, मैंने हिप्पोकैम्पी से वादा किया था कि मैं तुम्हें ले आऊंगा। मैं कधा उठा। जब भी मैं समुद्र के पास होता, हिप्पोकैम्पस मुझे मदद के लिए बुला लेते, और उनके पास समस्याओं की कमी नहीं थी। तट पर फंसे व्हेल, जाल में फंसे डॉल्फिन, जलपरी को छोटा सा घाव, सब कुछ। ठीक है, मैंने कहा, मैं आ रहा हूँ। तुम सबसे अच्छे हो बॉस, और मुझे बॉस मत कहो। ब्लैक जैक ने धीरे से हिनहिनाया। शायद वह हंसी थी। मैंने अपने आरामदायक बिस्तर की ओर देखा। मेरी कांच से ढाल अब भी दीवार पर टंगी थी, टेढ़ी मेढ़ी और बेकार, और मेज पर एनाबेथ की जादुई यांकीज टोपी रखी थी। अचानक मैंने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। शायद मुझे पहले से ही एहसास था कि मैं अपने कैबिन में बहुत लंबे समय तक वापस नहीं आऊंगा।